तो अब हम लोग 7th ट्रांजैक्शन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 7। क्या लिखा है वहाँ पे? 7th में है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। अब प्राइवेट यूज़ दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ड्राइंग्स आनी चाहिए। ये ड्राइंग्स कौन करता है? ओनर ही करता है प्राइवेट यूज़ के लिए। और कौन ले जा सकता है बिजनेस में पैसा? सिर्फ ओनर ही लेके जा सकता है। तो विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा अकाउंट क्या लेके गया? वो कैश लेके चला गया। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा है यहाँ पे वो है कैश अकाउंट। तो विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? कई लोग इसको खर्चा बोल देते हैं, पर ये खर्चा नहीं होता है, सीधा कैपिटल में ही इफेक्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँ सी। और कैश अकाउंट क्या होता है? वो तो हमें पता ही है कि एसेट होता है। हमें अच्छे से पता है ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को कम ही करती है। कभी भी ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाने नहीं वाली, हमेशा कैपिटल को क्या करेगी? कम करेगी। जब भी वो बिजनेस में से कुछ भी लेके जाए, चाहे मनी लेके जाए, चाहे रिसोर्सेज लेके जाए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और उससे कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है। पहले हमें उसको उतने पैसे देने थे, लेकिन अब इतने नहीं देने, क्योंकि वो ऑलरेडी विड्रॉ करके ले गया है। तो कैपिटल हो जाएगी कम ड्राइंग से। और ऐसे कैश अकाउंट, उसने विड्रॉ कर लिया कैश, बिजनेस का कैश विड्रॉ कर लिया, तो हमारा बिजनेस का कैश भी क्या हो गया? कम हो गया। आई होप सबको समझ में आएगा। तो अब इसका भी हम यहाँ पे इफेक्ट दिखा देंगे। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 3000। तो पहले तो ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करने वाली है? कम करने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे -3000। और कैश भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश के नीचे चले जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? -3000। फिर से हमें बैलेंस निकालना होगा। यहाँ लिख देंगे बैलेंस 44,500 -3000 क्या आ गया? 41,500। ये अनचेंज्ड, ये भी अनचेंज्ड, ये भी अनचेंज्ड। और कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई 3000 रुपये से। तो 78,500 -3000 75,500। तो 75,500 प्लस 20,000 क्या होता है? 95,500। और 41,500 प्लस 48 प्लस 6,000 क्या होता है? फिर से 95,500 होता है। अब हम चलते हैं 8th ट्रांजैक्शन पे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इस पर मैं स्टार लगा दूँ। इसे हम करेंगे ध्यान से। अभी तक तो सारी ट्रांजैक्शन बड़े आराम से पता चल रही थी कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या उनका इफेक्ट रहने वाला है, पर ये वाली अब थोड़ी ध्यान से करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस 30,000। अब असल में तो हमने क्या देखो, गुड्स बेचे, तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए था, पर हमें पता है कि हमारा स्टॉक कम होने वाला है और स्टॉक एसेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो हमें दिख रहा है स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 8, जो कि ध्यान से करना है बिल्कुल। तो फर्स्ट लिख रहे हैं हम क्या? स्टॉक अकाउंट। दूसरा हम क्या लिखने वाले हैं? हमने बेच दिए गुड्स, लेकिन किस पर बेचे? क्रेडिट पर बेचे। जिसको हम क्रेडिट पर सामान बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। आगे चल के हमें उससे पैसे आने हैं, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो रहा डेटर्स अकाउंट। अभी इतना ही देखो। अब स्टॉक आपका क्या होता है? स्टॉक आपका एसेट होता है, और डेटर्स भी आपका क्या होता है? एसेट होता है। आगे चल के आपको पैसे आने हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के आपने बेच दिए गुड्स, मतलब आपका स्टॉक क्या हो गया? कम, और डेटर्स आपको आगे चल के पैसे आएंगे उनसे, तो डेटर्स आपके क्या हो गए? बढ़ गए। आपका एसेट जो है डेटर्स वाला वो बढ़ गया, और स्टॉक भी आपका एसेट था, लेकिन वो क्या हो गया? कम, क्योंकि आपने गुड्स बेच दिए। अब ये ब्रैकेट वाली चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। यहाँ हुआ क्या है? इसमें लिखा है कॉस्ट प्राइस 30,000। स्टॉक जो हमारा था कितने रुपए का? 30,000 रुपये का जो हमारा स्टॉक था, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 30,000। हमने उसको बेच दिया, सेल्स करी, तो सेलिंग प्राइस क्या रखा? ₹40,000। तो इस ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा होगा कॉस्ट हमारी थी 30,000, बेचा हमने कितने का? 40,000। हमें देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹10,000।
इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 30,000 रुपये वाला सामान हमने कितने में बेच दिया, 40,000 में बेच दिया। अब यहाँ पे रखना है ध्यान, एक और अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या है, प्रॉफिट। तो 3 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, एक तो स्टॉक, एक तो डेटर्स और तीसरा क्या, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को हम इनकम ही मान लेंगे, क्योंकि असली कमाई ही तो हमारी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। और प्रॉफिट क्या हो गया, इस ट्रांजैक्शन में बढ़ गया, 10,000 रुपये जो है प्रॉफिट हमारा हो गया हमें। तो प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया। अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स का डिफरेंस है। अब देखो, स्टॉक आपका कितने रुपए वाला कम हुआ, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 30,000, तो आपका स्टॉक की जो वैल्यू कम होगी वो 40,000 नहीं होगी, वो होगी 30,000। 30,000 में आपने उसको एक्वायर किया था और आपने अब उसको चाहे बेच 40,000 का दिया, लेकिन आपका स्टॉक कितने का कम हुआ, स्टॉक आपका कम हुआ 30,000 का। तो कम करोगे स्टॉक को, कितने रुपए से कम करोगे, 30,000 रुपये से कम करोगे। इसी तरीके से डेटर्स आपके कितने आए, आपने बेचा कितने का, 40,000 का आपने बेचा, तो पैसे तो आपको पूरे ही आने वाला है। तो डेटर्स आपके कितने बढ़ गए, आगे चल के आपको 40,000 रुपये आएंगे। तो 40,000 रुपये से आप अपने डेटर्स को क्या करोगे, बढ़ा लोगे। और इसी तरीके से अब 30,000 वाला 40,000 का बेच दिया, प्रॉफिट हो गया आपको। तो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो 10,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट का, इनकम का हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, हमें पता है कि हम इसको कहाँ करते हैं, कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारी कैपिटल क्या करती है, उसी अमाउंट से बढ़ जाती है। तो कैपिटल भी हमारी बढ़ेगी, कितने रुपए से बढ़ेगी, 10,000 रुपये से बढ़ जाएगी। आई होप सबको ये वाली ट्रांजैक्शन समझ आ गई हो अच्छे से, कि क्या तो इस ट्रांजैक्शन में हुआ था 30,000 रुपये वाले सामान 40,000 रुपये का बेचा था, 10,000 हमें प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक हमारा कितने वाला कम हुआ, स्टॉक हमारा 30,000 रुपये वाला कम हुआ, स्टॉक 30,000 रुपये से कम हुआ है। डेटर्स आगे चल के 40,000 पूरे आएंगे, तो 40,000 रुपये के डेटर्स हमारे पास आ चुके हैं। और प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ गया है 10,000 रुपये से, प्रॉफिट एडजस्ट होता है सीधा कैपिटल में। तो प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गई, इसलिए कैपिटल में एडजस्ट होने वाला है, 10,000 बढ़ने वाला है। अब हम इसको यहाँ पे इफेक्ट इसका दिखा देंगे। सबसे पहले हम स्टॉक को कम करने वाले हैं 30,000 रुपये से, तो यहाँ लिखेंगे -30,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स। यहाँ पे मेरे पास डेटर्स अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे डेटर्स। डेटर्स को हम बढ़ाने वाले हैं कितने रुपए से, 40,000 रुपये से हम बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 40,000। और लास्ट जो इफेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का, वो था वो प्रॉफिट, जो कि था 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये से हमारी कैपिटल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो ये इफ़ेक्ट हुआ इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे आइटम्स पर। फिर से हम बैलेंस निकालेंगे। कैश हमारा अनचेंज रहा 41,500, 48,000 माइनस 30,000, 18,000 का स्टॉक रह गया। अब हमारे पास 6,000 रुपये का फर्नीचर है हमारे पास, 40,000 रुपये के डेटर्स हैं, आगे चल के 40,000 रुपये आएंगे, इज़ इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारे अनचेंज रहे 20,000, कैपिटल हमारी 10,000 रुपये से बढ़ गई। तो 75,500 प्लस 10,000, 85,500 हमारी कैपिटल हो गई। तो ये दोनों साइड्स बैलेंस कर गई। 1,05,500 इज इक्वल टू 1,05,500। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप की जो ट्रांजैक्शन रहती है वो यही है, जहाँ पे हमें बताया होगा कि सेल्स भी हुई और कॉस्ट प्राइस भी उसका दिया होगा। तो हमें बस ध्यान से करना। और हर टाइप की ट्रांजैक्शंस का कोई एंड नहीं है, कितने भी टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती है। तो अगर आपको लॉजिक पता हो कि क्यों कोई चीज़ होने वाली है और वो चीज़ है क्या, तो आप अपने आप से कोई भी तरीके का ये सम कर सकते हो। लास्ट ट्रांजैक्शन भी अब हम कर लेंगे। पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, 20,000 रुपये का क्रेडिटर हमारे पास खड़ा था। यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 9। तो पहला अकाउंट क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब पे करा उसको किस में करा होगा, कैश में करा होगा। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ वो हुआ कैश अकाउंट।
तो क्रेडिटर हमें पता है क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और कैश क्या होता है, एसेट होता है। हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 15,000 रुपये। इस ट्रांजैक्शन से पहले 20,000 रुपये का क्रेडिटर हमारे पास खड़ा हुआ, उसमें से 15,000 हमने उसको दे दिए। तो क्रेडिटर जो था, जो लायबिलिटी थी, कम हो गई। 20,000 वाली लायबिलिटी 15,000 रुपये से कम होने वाली है अब। तो यहाँ पे हम डिक्रीज़ का साइन बना देंगे कि क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी थी हमारी वो कम हो गई, और पे किया है क्रेडिटर्स को, कैश में पे किया, तो ये कैश जो एसेट था हमारा वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। 15,000 रुपये से कैश कम हुआ माइनस 15,000, और क्रेडिटर्स जो हैं वो भी कम हो गए। किससे? 15,000 रुपीज़ से क्रेडिटर्स भी कम हो गए। और लास्ट में हम बस बैलेंस निकाल देंगे, और लास्ट में जो बैलेंस होगा उसको आप लिख देना फाइनल बैलेंस या फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ फाइनल बैलेंस। तो ये यहाँ पर आ गया 26,500 कैश का बैलेंस आ गया। यहाँ पे स्टॉक का बैलेंस वही रहा 18,000, फर्नीचर का बैलेंस रहा 6,000, डेटर्स का बैलेंस 40 इज़ इक्वल टू 20,000 माइनस 15,000 5,000, और कैपिटल का बैलेंस रहा इस ट्रांजैक्शन के कारण अनचेंज्ड 85,500। इसको हम फिर से क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। मन करे तो डबल अंडरलाइन भी कर देना। तो ऐसे करके हमारी क्या बनी अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर से चेक कर लेते हैं। 85,500 प्लस 5,000 90,500, और 26,500 18,000 6,000, और 40,000 भी क्या हुआ 90,500। दोनों साइड हमारी टैली कर गई। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये प्रूव हो चुका है। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस हम कहाँ पर एडजस्ट कर लेते होते हैं, कैपिटल में ही एडजस्ट कर लेते होते हैं। तो जो भी अकाउंट इन्वॉल्व रहे, चाहे वो कुछ भी हो, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस छुपे हुए तरीके से यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाई जाती है, पर हर चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाया जाता है। तो ये होता है पूरा फुल फ्लेज्ड सम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और जब आप खुद से करेंगे तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि पहले आप लोग ऐसे वर्किंग नोट बनाकर ही करें। सबसे पहले आप ढूंढेंगे अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, सेकंड आप देखोगे वो है क्या, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस की कैपिटल, तीसरा देखोगे इंक्रीज़ किया है कि डिक्रीज़ किया है, और साथ में क्या याद रखोगे, जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनका इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाता है तो कैपिटल हमारी कम हो जाती है क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, और इनकम अगर हमारी बढ़ जाती होती है तो कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। आई होप आप लोगों को विद लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों के सारा पूरा प्रोसीजर रहता है और इसका मतलब क्या होता है। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकलता है, मतलब इतनी चीज़ें हमारे पास हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद। और जो ये वाला बॉक्स है हमारा यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि कोई और लायबिलिटी थी नहीं, तो आप ये लाइन जो है वो आप इरेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इरेज नहीं कर रही। तो इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, और ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लो अपना पूरे तरीके से, क्योंकि यही आगे चल के जर्नल एंट्रीज़ का बेस होने वाला है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या हुआ, हमारे पास ये फाइनल बैलेंसेस निकल कर आ गए, एसेट्स के भी आ गए, लायबिलिटीज़ के भी आ गए, और कैपिटल का भी आ गया। तो एसेट्स में हमारे पास क्या क्या था, कैश जो कि 26,500 है हमारे पास, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000, इतने तो हमारे पास एसेट्स थे। तो इनका टोटल भी हम साथ में ही कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 90,500 के एसेट्स थे। ऐसे ही लायबिलिटीज़ और कैपिटल में हमारे पास था क्रेडिटर्स 5,000 और कैपिटल 85,500। इसका भी टोटल लगाएंगे तो क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ये भी निकलेगा ₹90,500। अब सम के नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें बोला है कि बैलेंस शीट बनाकर दे दो। तो बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी देखा था। बैलेंस शीट में दो साइड रहती है, एक तो लेफ़्ट साइड जहाँ पर हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, और एक राइट साइड जहाँ पर हम लिखते हैं एसेट्स। तो अब हम मुकेश के बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मुकेश। क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है इसलिए हम यहाँ इसका नाम लिख पा रहे हैं। यही अगर ये पार्टनरशिप फर्म होता या कंपनी होती तो हम फर्म या फिर कंपनी का नाम लिखते। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है तो उसका नाम भी हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख सकते होते हैं। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मुकेश एज एट
डेट हमें यहाँ पर नहीं दी हुई, अगर दी होती तो वो लिखते जिस दिन के बैलेंसेस ये हैं। तो लास्ट में जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास फाइनल बैलेंसेस आ जाएंगे, वो फाइनल बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। उसके बाद एक और कॉलम बनेगा जो कि होगा अमाउंट का, यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस। राइट साइड पे हम लिखेंगे एसेट्स और फिर से क्या बनेगा कॉलम अमाउंट इन रुपीस। अब ऐसे तो जो बैलेंस शीट होती है वो दो तरीके से बन सकती है, एक तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये हम अच्छे से तब सीखेंगे जब हम बैलेंस शीट पे असली में पहुंच जाएंगे, जब हम चैप्टर कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन अभी के लिए हम कोई भी ऑर्डर नहीं फॉलो करने वाले, जैसे जैसे जो जो आपको दिख रहा है आप उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एसेट्स में हमें दिख रहा है कैश, तो एसेट साइड पर जाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे कैश। कितना है हमारे पास 26,500। फिर वहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक, तो हम भी एसेट साइड पे क्या लिख देंगे स्टॉक 18,000। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर, वो कितना है 6,000। और लास्ट में हमारे पास है डेटर्स, वो कितने हैं 40,000। अब हम लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे चले जाएंगे। तो लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, जो कि हैं 5,000। और फिर हमारे पास है कैपिटल, जो कि है 85,500। हमें पता है कि दोनों का टोटल सेम ही आना है क्योंकि हम ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं। और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आपने जो सम किया है वो सही किया है। तो 90,500 इस साइड का भी टोटल आ गया और 90,500 इस साइड का भी टोटल आ गया। और ये बैलेंस शीट क्या कर गई, ये बैलेंस शीट टैली कर गई। अब ये बैलेंस शीट हमने बना तो ली और आपको इसकी इम्प्लीकेशन भी पता है। लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड आपको बता रही है क्या क्या ओ करते हो आप लोग, और एसेट साइड आपको बता रही है कि क्या क्या ओन करते हो आप। तो ये पूरी बैलेंस शीट आपको क्या बता रही है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो, क्या क्या है आपके पास आज के दिन और क्या क्या देना है आपको। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके बैलेंस शीट बनाते हैं। पर आगे चल के हम सीखेंगे एक प्रॉपर प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट करने का, जो कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। और ये बैलेंस शीट हम फिर से वहाँ पे ड्राफ्ट करना सीखेंगे सही तरीके से, सही प्रोसीजर फॉलो करके। पर जो छोटी फर्म्स होती हैं वो ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करके भी बैलेंस शीट बना लेती होती हैं। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है अलॉन्ग विद बैलेंस शीट वो ख़त्म हुआ। आई होप ऑल ऑफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और थोड़े और सम्स करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।